नमस्कार साथियों, आइए आज उसके बारे में पढ़ते हैं जिसको इतिहास में स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु शासक कहा गया है, जबकि वास्तव में ये है नहीं। इसके विपरीत वह पूरे मध्यकालीन भारत का सबसे योग्य, सबसे ज़्यादा शिक्षित और सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति है। लेकिन इतिहास में उसको नाम क्या मिल गया है? पागल, रक्त पिपासु एवं स्वप्नशील। इसके पीछे जितना भी कारण है मैं सबको बताऊँगा और बहुत अच्छे से बताऊँगा। चलिए देखिए, इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो इतिहास में भाई क्रम से पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा उचित होता है। हमने इतिहास में गयासुद्दीन तुगलक का शासन काल तक हमने पढ़ा दिया है, यानी तुगलक वंश के प्रथम शासक यानी संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा दिया है। आज हमको पढ़ना है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक कौन है, इसको जानने के लिए पहले ये देख लीजिए गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे होती है। देखिए, ये गयासुद्दीन तुगलक है ना, यहाँ पर मान लेते हैं हमें क्या है, भारत है। ऐसे मान लिया मैं यहाँ पर क्या है, भारत है। तो ये गयासुद्दीन तुगलक ये बंगाल विजय के लिए गया था। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये बंगाल है। बंगाल विजय के लिए गया था। यहीं से बंगाल विजय करके जब लौट रहा था तो इस गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ पर तुगलकाबाद नामक एक शहर बसाया था, नगर बसाया था, है ना। उसी नगर में यह विश्राम के लिए ठहरने वाला था। तो यहाँ पर इसका पुत्र जूना खां था। जूना खां ने इसके विश्राम की व्यवस्था की और विश्राम की व्यवस्था में इसके लिए लकड़ी का महल बनवाया और उसी लकड़ी के महल में ये विश्राम कर रहा था गयासुद्दीन तुगलक। और रात में लकड़ी का महल ढह गया और ढह जाने से वह उसमें दब करके मर गया। और ये चीज़ जानते रहिए कि गयासुद्दीन तुगलक अपनी जनता के लिए बहुत प्रिय था, क्योंकि जनता के लिए इसने इतना कार्य किया था कि जनता इसको बहुत ज़्यादा मानती थी। अतः इस जनता के प्रिय शासक की मृत्यु हो जाने का जो कारण था वो कौन था? यहाँ पर जिसने महल बनवाया, जूना खां था, है ना। तो जूना खां, देखिए, जूना खां गयासुद्दीन तुगलक का ही लड़का है और ये इसको अब जनता दोषी मान रही है। इसलिए ये शासक के मरने के बाद, है ना, अपना राज्याभिषेक कराने के लिए दिल्ली नहीं आया। तुगलकाबाद में ही 40 दिन तक रह जाता है। ये जूना खां 40 दिन तक कहाँ रह जाता है? तुगलकाबाद में। आप जानते हैं कोई भी घटना जब ताज़ी होती है तो लोगों का गुस्सा ज़्यादा होता है। जैसे जैसे घटना पुरानी होती जाती है वैसे वैसे वो गुस्सा भी कम होता जाता है। 40 दिन तक ये तुगलकाबाद में रहा, उसके बाद दिल्ली आया। तब तक जनता का गुस्सा जो है वो बहुत कम हो चुका था और इसने अपना वहाँ पर राज्याभिषेक कराया। और जब राज्याभिषेक कराया ना, तो जूना खां नाम से नहीं इसने राज्याभिषेक कराया, इसने अपना नाम परिवर्तित कर लिया। अपना नाम ये मोहम्मद बिन तुगलक रख लिया और इसी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। और ये 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। अब देखिए, ये इतिहास में सबसे ज़्यादा योग्य, सबसे ज़्यादा शिक्षित और सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति था। लेकिन इतिहास में इसको नाम क्या मिला है? पागल का, रक्त पिपासु का और स्वप्नशील का। तीनों नाम क्यों मिला इसको मैं अच्छे से बताऊंगा और साथ ही साथ एग्जाम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं ना वो सब इसमें मैं करूंगा। इसको मैंने बहुत बाकायदे से रख लिया है, सारे के सारे क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं वो आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना। ये जो जूना खां था ना, ये अपना राज्याभिषेक किस नाम से करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से करवाया। और पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास में जितने भी शासक हैं ना, उन सभी शासकों में ये सबसे अधिक शिक्षित था, सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति था और सबसे ज़्यादा विद्वान था। जब ये शासक बनाना, आप जान रहे हैं किस हालत में ये शासक बना है। 40 दिन तक डर, बस ये दिल्ली नहीं आया कि विद्रोह हो जाएगा, जनता मुझको मार देगी, इस डर से वो दिल्ली नहीं आया 40 दिन तक, है ना। लेकिन इसको भी पछतावा है। शासक लकड़ी के महल में दब करके मर जाता है, इसको भी इस चीज़ का पछतावा है। लेकिन वो कैसे ये कहे कि इसका मैं दोषी नहीं हूँ? लकड़ी का महल इसी के द्वारा बनवाया गया था, है ना। तो ये कैसे कहे कि मैं इसका दोषी नहीं हूँ? तो ये जो है, इसको डर था, इसीलिए इसने दिल्ली में राज्याभिषेक करवा लिया और करवा करके ये राजधानी कहाँ ले गया? दौलताबाद ले गया। तो इसके द्वारा राजधानी परिवर्तन किया जाता है। दिल्ली से ये राजधानी कहाँ ले गया? दौलताबाद ले गया। इसी दौलताबाद को देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये जनता को चाहता था, है ना। जनता के हित के लिए ये क्या किया था? राजधानी परिवर्तन किया था। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद कर दिया, क्योंकि दौलताबाद में क्या था? दुर्ग का निर्माण था, है ना। आप जानते हैं
कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब तुगलकाबाद शहर नगर बसाया था तो उस तुगलकाबाद में 56 कोट नाम का एक दुर्ग भी बनवाया था। पीछे के इतिहास में मैंने सारा पढ़ाया है ना, अगर वहाँ पर देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो दुर्ग वहाँ पर था, तो वहाँ पर जनता ज़्यादा सुरक्षित थी, इसलिए वहाँ पर वो ले गया था। लेकिन जनता को वह रास नहीं आया तो उसको पुनः दौलताबाद से दिल्ली ले आना पड़ा, है ना। कहाँ गया? दिल्ली से दौलताबाद गया। फिर जनता को रास नहीं आया तो जनता को ये मना भी नहीं करता था, ज़्यादा फोर्स नहीं करता था जनता को अपनी बात मनवाने के लिए। जनता को नहीं रास आया, जनता इससे नाखुश थी, इसलिए ये पुनः दिल्ली ले आया। लेकिन खतरा बढ़ता देख करके ये पुनः दौलताबाद ले गया। तो जनता को ये लगा कि ये हम लोगों को सज़ा देने के लिए कर रहा है, हम लोगों को केवल परेशान करने के लिए कर रहा है, जनता को ऐसा लगा, है ना। तो इसने राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से दौलताबाद किया, और दौलताबाद को ही क्या कहा जाता है? देवगिरी कहा जाता है। इसने जनता जो कृषि करती है, ऐसे कृषकों के द्वारा जो फसल की पैदावार की जाती है वो पैदावार ज़्यादा हो, इसलिए इसने उत्तम प्रकार के बीजों की व्यवस्था की। और जब कोई उत्तम प्रकार के बीज की व्यवस्था करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ खर्च, बीज का दाम बढ़ जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार की घटना हुई कि इसने कृषि में विकास हेतु अमीर एक कोही नामक एक नवीन विभाग बनाया, और अमीर एक कोही नामक नवीन विभाग बनाया तो बीज का दाम बढ़ गया। उत्तम प्रकार के बीज थे जिनको बोने से पैदावार ज़्यादा होती थी, ऐसे बीज ये व्यवस्थित किया, लाया, तो बीज का दाम बढ़ गया। लेकिन जनता इससे खुश नहीं थी, वो कहती थी इसको वापस ले जाओ, है ना। और इसको तो आप जानते हैं, ये ऐसा शासक है जो जनता पर दबाव दे करके अपनी बात नहीं मनवाता है, इसलिए इसकी यह योजना भी क्या होती है? विफल हो जाती है। अमीर एक कोही विभाग जो बनवाया कृषि विकास के लिए, वह भी विफल हो गई। इसने 2 आब कर वृद्धि कर दी। 2 आब कर वृद्धि करने का मतलब है, 2 आब किसे कहते हैं? 2 नदियों के बीच के स्थल को 2 आब कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक नदी है ना, और ये एक नदी थी, और यही नदी क्या है, यहाँ से इधर एक शाखा चली गई, यहीं से इधर एक शाखा चली गई, फिर जा कर के यहाँ पर ये मिल जाती है। तो जब ये नदी की ये वाली शाखा दोनों के बीच में ये वाला जो भूभाग है ना, यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि नदियों का अवक्षेप यहाँ पर, दोनों तरफ से नदियों का अवक्षेप यहाँ पर जमा कर दिया जाता है, तो ये मिट्टी कैसी हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। लेकिन इससे दूर जो भूभाग हैं, मान लेते हैं यहाँ वाला जो भूभाग है, यहाँ पर ज़मीन उतनी उपजाऊ नहीं है, तो यहाँ पर फसल की पैदावार भी कम रहेगी, लेकिन यहाँ पर पैदावार ज़्यादा रहेगी। तो इसका ये मानना था कि जहाँ पर पैदावार ज़्यादा हो रही है वहाँ से कर भी ज़्यादा वसूला जाए, और जहाँ पैदावार कम हो रही है वहाँ का कर कम कर दिया जाए। तो जहाँ पैदावार कम हो रही है वहाँ कर भी कम लिया जाए, और जहाँ पैदावार ज़्यादा हो रही है वहाँ पर कर भी ज़्यादा लिया जाए। तो इसकी ये जो सोच थी ना, ये तो उसके हिसाब से ठीक थी। आज आपको भी लग रहा होगा कि ऐसा कर रहा था तो ठीक कर रहा था, ये ठीक तो कर रहा था, लेकिन यहाँ की जनता कर वृद्धि देख करके विद्रोह करने लगी, और ये सबको खुश देखना चाहता था, इसलिए इसकी भी बात मान लिया कि मतलब कर वृद्धि नहीं करेंगे, है ना। तो इसका 2 आब कर वृद्धि वाली योजना भी क्या हो गई? विफल हो गई। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। सांकेतिक मुद्रा, जैसे आज के डेट में हमारी गवर्नमेंट भी सांकेतिक मुद्रा ही चलाती है, कोई भी देश हो, सारे के सारे देश आज के डेट में सांकेतिक मुद्रा चला रहे हैं। तब के समय में सांकेतिक मुद्रा नहीं थी। हमारे पास अगर 1 लाख, जैसे मैं कहीं से 1 लाख रुपया कमाया तो मुझको कागज़ का नोट नहीं उस समय मिलता था, मुझको 1 लाख रुपए में जितना सोना होता है या चांदी होता है ना, वो मिलता था, है ना। वहाँ पर कोई अगर किसी, मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं राजा के यहाँ काम करता हूँ, साल भर काम किया हूँ, तो साल भर का वो मुझको वेतन जब देता था तो क्या देता था? सोने का सिक्का देता था या चांदी दे देता था। इस तरह से कमाई के रूप में हमको जो संपत्ति मिलती थी वो ऐसे ही ये धातुएं मिलती थी, सोना चांदी महंगी धातुएं मिलती थी, और उसको ले आकर हम अपने घर में रखते थे, और वही हमारा क्या होता था? पैसा होता था। तो वो सोचता था कि ये जो संपत्तियां हैं ना, ये केंद्र में रहें, ये केंद्र में रहें, इसके बदले उस संपत्ति का लाइसेंस जारी कर दिया जाए कि भैया तुम 1 लाख रुपए कमाए हो तो 1 लाख रुपए में जितना सोना मिलता है उतना सोना अपने घर मत ले जाओ, उतने रुपए का मैं कागज़ का नोट दे देता हूं, और वो लाइसेंस का काम करेगा। उस पर मैं लिख देता हूं, मैं धारक को 1 लाख रुपए अदा करने का वचन देता हूं, जैसे आज के नोट पर लिखा जाता है ना। अगर हम 1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं तो हमारे पास 1 करोड़ रुपए का मतलब सोना नहीं हमारे घर में रहता है, कागज़ की मुद्रा ही रहती है। वो तो सोना हमारे केंद्र में सुरक्षित है, कोई भी विदेशी आएगा डांका डालेगा तो कहाँ पाएगा,
मान लीजिए अमेरिका आकर हमारे घर में डाका डालकर वो कागज़ का नोट ले जाता है, तो उस कागज़ का नोट का क्या करेगा? कुछ नहीं। लेकिन वो हमारे घर में अगर आता है, सोना चांदी पा जाता है, लेकर जाएगा, तो हमारे देश की संपत्ति कम हो जाएगी। किसी भी देश की संपत्ति जो होती है वो उस देश में उपस्थित जो स्वर्ण होता है ना, वही उसकी संपत्ति होती है, उसी का लाइसेंस जारी किया जाता है। तो ऐसी ही व्यवस्था इसने की। सांकेतिक मुद्रा ये चाहता था कि लोग अपने घर सोना चांदी ना रखें। जितना सोना चांदी उनके घर में है ना, उतने उस कीमत का इनको मैं कागज़ का लाइसेंस दे दूं, उतने रुपए का सामान वो क्रय विक्रय कर सकते हैं। भाई सोना चांदी दे करके भी वही सामान लेन देन करते थे। अब कागज़ मिल जाएगा, कागज़ का नोट, तो वह लाइसेंस के रूप में रहेगा, तो उतने रुपए का सामान, उतने रुपए का सामान क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो ये वो सोचता था ताकि विदेशी कोई आक्रमण करे तो वो कागज़ पाए, सोना चांदी किसी के घर में ना पाए। और सोना चांदी नहीं पाएगा तो वो आक्रमण क्यों करेगा? जब वो विदेशी जानता रहेगा कि इस देश के इस राज्य में हर जनता के पास इतना इतना सोना है, तो उस राज्य पर वह आक्रमण करके जनता का धन लूट कर लेकर चल ही जाएगा। तो अगर उस समय ये जनता सांकेतिक मुद्रा को अपना ली होती ना, तो हमारे देश में जो हमारा देश जो सोने का चिड़िया कहा जाता था, वो आज भी सोने का चिड़िया ही होता। लेकिन जनता ने इसकी बात को नहीं माना, इसलिए इसका भी यह योजना विफल हो गया। इसने खुरासान विजय योजना बनाई, वो भी क्या हो गई? विफल हो गई। इसने किराचिल विजय योजना बनाई, वो भी विफल हो गई। तो इसकी जो भी योजनाएं हैं वो दिल को छू जाने वाली योजनाएं हैं। आज के डेट का, आज के ज़माने में जो हैं वो लोग अगर इसको देखते हैं तो लगता है कि ये जो योजना चलाया था ये बहुत ही बढ़िया योजना थी, लेकिन योजना इसकी सफल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो समय के अनुकूल नहीं था। उस समय जनता का जो सोचने का लेवल था ना, वो उतना नहीं था जितना ये सोच ले जाता था। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति, योग्य व्यक्ति, सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति था, बहुत आगे की सोचता था। वो जानता था कोई डाका डालेगा तो क्या पाएगा, कोई डाका डालेगा तो हमारे यहाँ से अगर सांकेतिक मुद्रा रहेगी तो वो सांकेतिक मुद्रा ले जाएगा, ना कि सोना चांदी ले जाएगा। इसीलिए उसने सांकेतिक मुद्रा चलाया, लेकिन ये सब विफल रहा। और इसी योजना, इन सभी योजनाओं को लोग कहते थे इसकी ये सनक भरी योजनाएं हैं, बेकार की योजना है, जबकि ये दूरदर्शी योजनाएं थीं। ऐसा करना बहुत अनिवार्य हो गया था, है ना। इसीलिए इसको स्वप्नशील कहा गया, है ना। जैसे आज के डेट में हम आपसे ये कहें कि भैया 500 साल जीते रहना, और जब 500 साल पूरा हो जाएगा ना, तब मैं आपको अपनी बाइक पर बैठा करके बिना पेट्रोल गाड़ी में भरे आपको ऐसे बैठा करके मंगल ग्रह पर ले चलूँगा। तो आप सोचोगे तो कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो लेकिन ये भी हो सकता है ना। आज से 40 साल पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय अगर हमसे कोई ये कहता कि जब मोबाइल फ़ोन वगैरह का आविष्कार नहीं हुआ था, है ना, अगर वो उस समय ऐसे कहा जाता कि भैया हम ऐसी मशीन बनाएंगे कि यहीं पर बैठे बैठे हम मुंबई में बात कर लेंगे, मुंबई में जो हमारा सगा संबंधी रहेगा उससे बात कर लेंगे, तो जो 4 लोग सुनते ना वो हंसते, कहते ये पागलों जैसी बात कर रहा है। तो ये संभव हो सकता था। तो ये दूरदर्शी वाली बातें करता था, दूर की सोच करके उस हिसाब से काम करना चाहता था और उस हिसाब से लोगों को चलाना चाहता था। लेकिन इसकी बात को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जिस लेवल पर ये सोच रहा है उस लेवल का इनका बुद्धि नहीं था, है ना। तो यही है कि इसीलिए इसको स्वप्नशील लोगों ने कहा कि मतलब सपना बहुत देखता है, ऐसा सपना देखता है जो सच ना हो। लेकिन ये सपना सच हुआ। ये सांकेतिक मुद्रा क्या है? सांकेतिक मुद्रा जब ये 1325 में सोचा था ना, 1800 में देश में सांकेतिक मुद्रा जारी होना शुरू हुआ। जो चीज़ें ये 1325 में सोचा था, उस चीज़ को लोगों को करना पड़ा कब? 1800 में। अगर वही चीज़ 1300 में हो गई होती तो हमारे देश की धन संपत्ति विदेश में ना जाती। कोई भी विदेशी आक्रमण करके लोगों के घर से सोना चांदी नहीं पाता तब, अगर सांकेतिक मुद्रा लोग अपना लिए होते। तो वही चीज़ है, ये बहुत दूरदर्शी था, लेकिन उस समय के वह समय के अनुकूल नहीं था, इसलिए लोग इसको स्वप्नशील कहे, पागल कहे, रक्त पिपासु तो इसलिए कह दिए क्योंकि ये राजधानी जो परिवर्तन 3 बार कर दिया था, है ना। यहाँ से ये लग गया सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन लोगों को रास नहीं आया तो वापस चले आए। फिर यहाँ पर संकट जब आया तो पुनः लेकर गया। तो इस सिलसिले में बहुत सारे लोग लंगड़े लूले हो गए, कुछ लोग बेघर हो गए, है ना, कुछ लोग खो गए। तो लोगों ने कहा कि ये हमसे पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है कि हमको केवल दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली दौड़ा रहा है। उस समय जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ता था, तो लोगों को बहुत कष्ट होता था, है ना। इसीलिए लोगों ने इसको कह दिया रक्त पिपासु। ये हम लोगों का रक्त बहाना चाहता है, हमारा केवल खून जला रहा है, चूस रहा है ना, रक्त पिपासु इसीलिए नाम दिया गया। देखिए इसके शासनकाल के दौरान ना
अफ्रीका के मोरक्को नामक स्थान से इब्न बतूता नाम का एक व्यक्ति आया था भारत, है ना। 1333 ईस्वी में वो भारत आया था और उसने एक पुस्तक लिखी है, रेहला पुस्तक। इसके द्वारा, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, लिख लेना, रेहला, इब्न बतूता के द्वारा रेहला पुस्तक लिखी गई है। ये अफ्रीकी यात्री जो मोरक्को से आया था, अफ्रीका देश में मोरक्को नामक स्थान से इब्न बतूता भारत आया। किसके दरबार में आया? इसी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया और 1333 ईस्वी में आया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। और इस अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज दरबार में जगह दिया। ना केवल जगह दिया, दिल्ली का इसको काजी भी बना दिया। और जब काजी बना दिया ना, तो 1342 ईस्वी जब आई, तो 1342 ईस्वी में इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपना राजदूत बना करके चीन भेज दिया था। चीन में अपने राजदूत के रूप में इसने इब्न बतूता को भेजा था। और इब्न बतूता की जो पुस्तक है वो रेहला है। रेहला पुस्तक में क्या लिखा है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में घटित होने वाली समस्त घटनाओं को इस पुस्तक में लिखा गया है। अब देखिए, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, इसके जो पीछे के शासक हैं वो साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। जैसे ये भारत है, तो भारत में साम्राज्य को जीत करके ये पूरा भारत पर, लगभग पूरे भारत में जितना भूभाग है, सब भूभाग इसके साम्राज्य के अंदर आता था, है ना। ये इसके समय में विस्तारवादी नीति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। ये भी थोड़ा बहुत विस्तार किया और साम्राज्य का थोड़ा और विस्तार हो गया। तो कहा जाता है कि इसके शासनकाल में विस्तार जो था, दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार था, वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। और इसके शासनकाल के दौरान कुल मिलाकर 23 प्रांत इस साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। अगर हम यहाँ ऊपर देखिए, मैप में जम्मू कश्मीर नहीं बना, लेकिन आप लोग जानते होंगे, है ना। जम्मू कश्मीर, इधर तुम्हारा जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में ये वाला क्षेत्र, इधर वाला क्षेत्र, इधर भी पाकिस्तान है थोड़ा सा, इधर वाला क्षेत्र जो है वो बलूचिस्तान है। तो जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान और यहाँ पर असम है, मध्य में असम। इन 3 क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भारत उपमहाद्वीप इस शासक के शासनकाल में इसके साम्राज्य के अंदर समाहित था, है ना। जब इस शासक का अंतिम समय आया ना, अंतिम समय, जैसे ये शुरू किया है शासन करना कब? 1325 से 1351 इसके शासन का अंतिम समय है। जब शासन का अंतिम समय आया तो विद्रोह होना शुरू हो गया। अब विद्रोह हुआ तो तीन विद्रोह ऐसा हुआ जहाँ पर लोगों ने स्वतंत्रता हासिल कर ली। यहाँ पर एकदम नीचे मदुरै है, यहाँ पर एहसान खां के नेतृत्व में मुस्लिम राज्य स्वतंत्र हो गया, एक मुस्लिम राज्य बना लिया गया। स्वतंत्रता इन लोगों ने हासिल कर ली। किससे? इस मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था, उसी साम्राज्य से कुछ भूभाग पर इन लोगों ने स्वतंत्रता हासिल कर ली। तो ये वाला एहसान खां के नेतृत्व में, उसको मैंने लिखा है 1334 ईस्वी में मदुरै में एहसान खां के नेतृत्व में मुस्लिम राज्य स्वतंत्र हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये वाला क्षेत्र जो है ना, यहाँ पर हरिहर और बुक्का नाम के 2 सगे भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की 1336 ईस्वी में। और ये एक हिंदू राज्य था, ये एक हिंदू साम्राज्य था। तो यहाँ पर एहसान खां 1334 में, यहाँ पर हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। और यहीं पर जो महाराष्ट्र है ना, यहीं महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में बहमन शाह ने बहमनी वंश की एक अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। बहमन शाह के नेतृत्व में बहमनी वंश 1346 ईस्वी में यहाँ स्वतंत्र कर लिया गया। तो इस तरह से इसके जीवन के अंतिम समय में, शुरुआत के समय में तो चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया, साम्राज्य विस्तार चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया, लेकिन जीवन के अंतिम समय में साम्राज्य छोटा होना भी शुरू हो गया। तो इधर का एरिया जो है, उधर पर इसका नियंत्रण खत्म हो गया, अन्य लोगों ने इन पर स्वतंत्रता हासिल कर ली। तो इसी के समय में चरमोत्कर्ष पर और इसी के समय में साम्राज्य का अंत, साम्राज्य का पतन होना भी शुरू हो गया था। तो दोनों चीज़ें हैं। किसके शासनकाल में साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो इसी के शासन में। किसके शासनकाल में साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ? तो इसी के शासनकाल में, है ना। अब देखिए, इस मोहम्मद बिन तुगलक के जो समकालीन विद्वान थे ना, वो इसमी थे और बर्नी थे। इसमी और बर्नी, ये दोनों विद्वान इसके समकालीन विद्वान माने जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन
विद्वान कौन था? इसमी और बर्नी, ये दोनों इसके समकालीन थे। हालांकि ये दोनों मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में नहीं रहते थे। कहाँ रहते थे? यहाँ जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, जहाँ पर मैंने अभी बताया 1346 में बहमनी वंश स्थापित हुआ, बहमन शाह शासक हुआ, उसी बहमन शाह जो शासक हुआ था उसी के दरबार में ये दोनों रहा करते थे, है ना। इसमी की जो पुस्तक है उसका नाम है तारीख फिरोज शाही, और बर्नी की जो पुस्तक है उसका नाम है फुतूह उस झालातीन नामक पुस्तक, है ना। और इसके जीवन में ये गुजरात वाला क्षेत्र भी क्या था, स्वतंत्र होना चाहता था। तो यहाँ पर तारगी विद्रोह हो गया, और गुजरात में जब तारगी विद्रोह हुआ तो शासक यहाँ से दिल्ली की या गुजरात की ओर चला तारगी विद्रोह को दबाने के लिए। रास्ते में थट्टा नामक एक स्थान था, उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी यहाँ पर मैंने लिखा है अंतिम विद्रोह गुजरात का तारगी विद्रोह था। थट्टा में 20 मार्च 1351 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। यानी वो तारगी विद्रोह को दबाने के लिए जा रहा था, रास्ते में थट्टा पड़ता है, वहाँ तक पहुँचा था कि वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ फिरोज शाह तुगलक होता है। और यही देखिए, ये मृत्यु हो गई ना, सेना को नियंत्रित या सेना का संचालन करने वाला व्यक्ति जब मर जाएगा तो सेना को कौन संचालित करेगा? किसी एक को सेना का संचालन करने के लिए होना चाहिए। तो फिरोज शाह तुगलक वहीं पर अपना राज्याभिषेक करता है और सेना को संचालित करता है, और तारगी विद्रोह को वह दबाता है, और दबा करके वह दिल्ली आता है और फिर राज्याभिषेक करता है। दूसरी बार राज्याभिषेक, दिल्ली आकर वह पुनः राज्याभिषेक करता है ना। और जब ये शासक मर जाता है तो बदायूनी इसके बारे में क्या लिखते हैं? अंततः सुल्तान को प्रजा से एवं प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यानी सुल्तान अपनी प्रजा से परेशान था क्योंकि प्रजा उसकी बात नहीं मानती थी, और वो अपनी प्रजा को कष्ट नहीं देना चाहता था, है ना। नहीं तो जनता उसकी बात मानती क्यों नहीं? मानना पड़ जाता। अगर ये फोर्स करता, दबाव देता, उन पर थोड़ा सा जुल्म ढाता तो जनता को मानना पड़ जाता, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहता था। तो अंततः सुल्तान को अपनी प्रजा से, और प्रजा देखिए इसकी बात क्यों नहीं मानती थी? क्योंकि वो इसको भाई इसका हमने बताया ना, इसके सोचने का, कार्य करने का लेवल बड़ा उच्च लेवल का था। ये बहुत बुद्धिजीवी प्राणी था, है ना। तो इसलिए उसको जनता इसको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इसका जो कार्य होता था लोगों को लगता था ये पागलों वाला कार्य है ना। इसलिए जनता इसको पसंद नहीं करती थी, और ये जनता इसकी बात नहीं मानती थी, इसलिए ये इससे परेशान रहता था और प्रजा इससे परेशान रहती थी। इसीलिए कहा गया अंततः सुल्तान को प्रजा से एवं प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक था कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हाँ, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि सन 2017 से मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। मेरा 2 चैनल बेकार हो चुका है ना। ये मेरा तीसरा चैनल है, इस पर भी मैं 16 महीने से लगातार काम कर रहा हूँ। 16 माह से मैं लगातार काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। इसके लिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता है मुझको, है ना। आप लोग अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो उसको शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों में, जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उनके बीच शेयर कर दीजिए करिए। और वीडियो को पूरा देख लिया करिए, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट को लेकर के पढ़ाता हूँ, ना कि अन्य चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखा करिए और उसको अपने मित्रों में शेयर करके थोड़ा सा हमारा सहयोग कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, है ना। आज का हमारा ये वीडियो जो रहा वो कैसा रहा कमेंट करके बताइएगा, लेकिन इतना रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो पूरा देखा करिए, उसको वीडियो को शेयर कर दिया करिए, और लाइक वगैरह जो होता है उसको भी कर दीजिए करिए। इसमें आपको कुछ नहीं लगेगा दोस्तों, कुछ नहीं लगने वाला है, लाइक करने से कुछ नहीं होगा, है ना। आप लोग ये मत सोचा करिए कि लाइक करेंगे तो आपका पैसा वैसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। सब्सक्राइब करने से आपका पैसा थोड़ा लगता है, कभी सुने हो क्या ऐसा कुछ नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग हमारा ये जो रिक्वेस्ट है इसको फॉलो करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा, एक नया टॉपिक क्या इसी के आगे का इतिहास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।